गुड मॉर्निंग। आप जानते हैं कि अभी अपना देश भारत G20 का अध्यक्ष है। अब G20 का मूल स्लोगन क्या है? वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम की भावना है। और वसुधैव कुटुंबकम की भावना तभी आ सकती है, कहाँ आ सकती है? वह ऐसी शासन प्रणाली जहाँ पर शासन करने का हक सभी जनता को हो, और वह है, आप जान रहे हैं, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। तो 9th क्लास में पढ़नी है व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। अब हम आए थोड़ा पहले चैप्टर पर। आप अगर यहाँ पर आए तो वर्ल्ड मैप है, आप देखेंगे, और यहाँ पर बहुत से शासन के बारे में बताऊंगा। ये है, देखो, ये चिली। ये चिली देश है जहाँ का शासक जो समाजवादी पार्टी के नेता थे, जो वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष थे, सल्वाडोर आयेंदे, जो 1970 में वहाँ के शासक थे। लेकिन उन्होंने जनता के लिए बहुत सा कार्य किया, भलाई का कार्य किए, लेकिन वहाँ का मिलिट्री शासक, वहाँ मिलिट्री सेनापति, जिनका नाम पिनोशे था, उन्होंने उनका तख्ता पलट कर दिया और उन्होंने बहुत दिनों तक उस देश पर शासन किए। और उनको ऐसा लगा कि अब लोग हमको चाहते हैं, और परिणाम क्या हुआ? उन्होंने रेफरेंडम कराया। रेफरेंडम मीन्स जनमत संग्रह। जनमत संग्रह का अर्थ होता है कि लोगों के ओपिनियन को जानना, माने डायरेक्टली द पीपल एक्सेप्ट और रिजेक्ट द मैटर, मतलब शासक रहेगा कि नहीं रहेगा, उसमें जनमत संग्रह करते हैं। परिणाम क्या हुआ कि पिनोशे जो हैं वह वहां पर हार जाते हैं, और उसके बाद जो पिनोशे का शासन काल जो था वो बहुत क्रूरता से भरा हुआ था। वह मिलिट्री रूल था और वहां पर जनता को किसी तरह अधिकार नहीं था, और उसके विरुद्ध कोई बोलता था उसको मार दिया जाता था। परिणाम क्या हुआ कि वहां के रक्षा मंत्री या यूं कहो कि होम मिनिस्टर भी की बेटी वैशाली जो है अंतोगत्वा वह चुनाव जीतती है और वहां शासन करती है। अब आइए मैं चलता हूँ, एक और चीज है, आप देखेंगे यूरोपियन कंट्री है, यहीं पर है कौन? पोलैंड। पोलैंड में कम्युनिस्टिक सरकार था, साम्यवादी सरकार, जो रसिया के अधीन शासन कर रहे थे, और वहां पर भी किसी को बोलने का अधिकार नहीं, कोई स्ट्राइक नहीं कर सकता है, कोई मील नहीं बना सकता है। परिणाम क्या हुआ कि वहां पर एक कारखाने के क्रेन ऑपरेटर एक महिला थी, उसको कार्य से विमुक्त कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। परिणाम क्या होता है? वहां पर आंदोलन शुरू हो जाता है। लोग आंदोलन के लिए वर्कर से बाहर निकल आते हैं कारखानों से, और उसमें एक व्यक्ति थे जिनका नाम था, जिन्होंने क्या किया, उनको चुनौती डाली, और उनको गत्वा वे गद्दी पर बैठे। जो शासन प्रणाली है हुई, मैंने कम्युनिस्टिक शासन प्रणाली को हटाकर वहां पर क्या हुआ, जो दूसरा शासन प्रणाली आया वो क्या हो गया? लोकतांत्रिक शासन प्रणाली आई, और तब जाकर 1990 की बात आया। परिणाम क्या हुआ कि वहां पर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में आई और लोगों को अधिकार मिला। उसी तरह आप देखोगे यहाँ पर चाइना है, चीन में भी वही बातें थी, कम्युनिस्टिक शासन प्रणाली, और आज भी वहां पर कम्युनिस्टिक शासन प्रणाली है। वहां पर ERI पार्टी का ये था, वो भी उसी तरह से प्रशासन कर रहे थे। वहां पर जनता आज भी कोई पार्टी नहीं है कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़कर, जब वो जीतेगा तो कम्युनिस्ट पार्टी वाले ही जीतेंगे। अब आप ही बताइए कि जब ऐसी स्थिति होगी तो क्या हम उसको लोकतंत्र कहेंगे? नहीं कह सकते। उसी तरह आप आइए अपने पड़ोसी देश जिसका नाम पाकिस्तान है। पाकिस्तान में एक चुनी हुई सरकार को जनरल मुशर्रफ ने 1919 में अपदस्थ कर दिया और अपने शासन प्रणाली हाथों में ले ली, और जब उनको ऐसा आभास हुआ कि अब हम चुनाव करा सकते हैं, यहाँ पर लोग तो हम को वोट देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अंतोगत्वा उनको हार की खानी पड़ी, और बाद में वहां पर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली कायम हुई। ऐसे उन्होंने क्या कर लिया, अपने को राष्ट्रपति घोषित कर दिए, माने इलीगल
माध्यम से अपने को राष्ट्रपति घोषित करके सारा अधिकार अपने हाथों में ले लिए। तो हमारे कहने का मतलब क्या है कि क्या यहाँ पर जो चुनाव हुए हम क्या इसको लोकतांत्रिक शासन प्रणाली कह सकते हैं? कतई नहीं कह सकते। उसी तरह आप देखोगे अफ्रीकी देशों में एक सूडान है, यही देखोगे घाना है, जहाँ के शासक कौन थे? एम.एन. क्रुमा, जो अपने को आजीवन शासक घोषित कर लिए। हाँ, राष्ट्र के स्वतंत्रता में इनका मुख्य योगदान था, लेकिन उन्होंने अपने को आजीवन शासक घोषित कर लिया। तो क्या इसको हम लोकतांत्रिक प्रणाली कह सकते हैं? उसी तरह सूडान में जिम्बाब्वे में देखोगे तो वहां पर भी एक शासन प्रणाली थी, जहां का शासक जो थे अपने को क्या कर लिए? आजीवन घोषित कर लिए, बाद में उनको हारना पड़ा। तो ये सब हमारे कहने का मतलब क्या था? आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आखिर में इतना बताया तो हमें तुरंत लोकतंत्र के बारे में बता देना चाहिए था, लेकिन मैंने लोकतंत्र के बारे में बताया नहीं, पहले आपको इतना बताने का प्रयास किया, इतना समय आपका बर्बाद किया। आखिर क्यों? बेटे, जब तक हम आग के बारे में नहीं जानेंगे, जब तक हम इस पेन के बारे में नहीं जानेंगे, उपयोग करना नहीं जानेंगे, और बिना पेन के उपयोग के आपसे मैं पूछूं भाई पेन क्या है, आग क्या है, तो आपको बताने में परेशानी होगी। उसी तरह से आप देखेंगे कि किसी भी चीज़ की तुलना करने के लिए हमें दो चीज़ों का होना जरूरी होता है। अब आप देखेंगे, मैं बताना चाहता हूं आपको कि ये क्या हो गया? लोकतांत्रिक पार्टी। दूसरा क्या हो गया? गैर लोकतांत्रिक पार्टी। इट मीन्स डेमोक्रेटिक एंड अनडेमोक्रेटिक रूल। आप देखोगे भाई दोनों में अंतर क्या है? तो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में क्या होता है? सरकार जनता द्वारा चुनी गई होती है, लेकिन गैर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में क्या होता है कि जनता के द्वारा शासक प्रतिनिधि चुने गए नहीं होते हैं। जैसे आपने अभी देखा, लोकतांत्रिक ऐसे देखा जाए तो विश्व में बहुत से देशों में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है, जहां पर जनता को अनेक अधिकार दिए गए हैं। जनता स्वयं चुनाव लड़ सकती है, जनता जो है क्या कर सकती है? चुनाव में भाग ले सकती है, और उसे अपनी मांगों को पूरा करने के लिए अनेक स्ट्राइक भी कर सकते हैं। और ये क्या एक वैध शासन प्रणाली है, लेकिन अलोकतांत्रिक शासन प्रणाली क्या होती है? अवैध शासन प्रणाली होती है। उसी तरह आप देखेंगे कि जैसे लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में जैसे भारत जो है आज विश्व का देखो तो गुरु बना हुआ है, सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत में ही है। गैर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली देखो तो रसिया है, रूस है, अब चाइना है, क्यूबा है, उत्तरी कोरिया है, दक्षिणी कोरिया है, ये सब उसमें चले जाते हैं, जिसमें सब कम्युनिस्टिक पार्टीज हैं, डिक्टेटरशिप हैं, मिलिट्री गवर्नमेंट जैसे अभी म्यांमार में है, वहाँ पर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को हटाकर ऐसा किया गया है। अब मैं आता हूँ सीधे कि तब हम लोकतंत्र किसे कहते हैं, व्हाट इज डेमोक्रेसी। तो आप देखेंगे डेमोक्रेसी जब मैं बता चुका हूँ, सिंपल में अगर देखा जाए तो डेमोक्रेसी का अर्थ क्या होता है? ग्रीक भाषा में देखा जाए डेमोस प्लस क्रेसिया। डेमोस मतलब पीपल, क्रेसिया मीन्स रूल, मन लोगों के शासन को हम क्या कहते हैं? लोकतांत्रिक शासन प्रणाली कहते हैं। लेकिन अब मैं आता हूं फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का फीचर क्या हो सकता है, विशेषताएं क्या हो सकती हैं? तब आप देखोगे इसमें ऐसा कहा जाता है, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, बट दिस डिफिनेशन इज नॉट सो वाइड। आप देखेंगे कैसे भाई? तो पहला मैं करेक्टली बता रहा हूं, मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स। मेजर डिसीजन किसके द्वारा लेना चाहिए? इलेक्टेड लीडर्स द्वारा लेना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा हुआ? ऐसा नहीं हुआ। जनरल मुशर्रफ ने क्या किया? सारा चीज अपने हाथ में ले लिया, जो डिसीजन वो करेंगे। हाँ, चुनी हुई सरकार जो है वो शासन करेगी, लेकिन बिना इनके इजाजत के नहीं। तो ऐसे शासन प्रणाली को लोकतांत्रिक शासन प्रणाली कहेंगे? नहीं। यहाँ तो जनता ने चुनी भी है सरकार को, लेकिन चूंकि यहाँ पर जो शासनाध्यक्ष है, प्रेसिडेंट है, वो क्या है? अपना शासन चला रहा है, इसलिए हम लोकतांत्रिक शासन प्रणाली नहीं कह सकते हैं।
पहला विशेषता क्या हो गया? पहला हो गया कि मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे भाई? तो वो हो जाएंगे फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, जो इलेक्शन हो फ्री हो और फेयर हो, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए। कहाँ पर? लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में। ये दूसरी विशेषता लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का है। समझ में आ रहा है आप लोगों को ना? जैसे अपने चाइना में देखा कि सब कुछ है लेकिन एक शासन प्रणाली ही, एक शासक ही अपना शासन चलाएगी, एक पार्टी शासन चलाएगी, तो क्या इसको हम फ्री और फेयर कहेंगे? नहीं कहेंगे। उसी तरह हमने बताया आपको सूडान में जो जिम्बाब्वे में रॉबर्ट मुगाबे का शासन था, क्या उसको हम फ्री एंड फेयर कहेंगे? नहीं कहेंगे। उसी तरह आप देखोगे तीसरा जो विशेषता है वह है 1 person 1 vote and 1 value। 1 person 1 vote और 1 वैल्यू, माने एक व्यक्ति एक वोट और उसका एक मूल्य होना चाहिए, चाहे धनी हो या गरीब हो। लेकिन बहुत से देशों में आप देखोगे कहीं कहीं तो लोगों को चुनने का अधिकार नहीं। जैसे सऊदी अरेबिया में महिलाओं को क्या है? वो वोट नहीं दे सकती हैं। फिजी में जाओ तो इंडियन नहीं दे सकते हैं और दे सकते हैं। इस्टोनिया में जाओ वहाँ देखोगे कि जो रशियन है वहाँ वोट नहीं दे सकते हैं। तो क्या इसको हम लोकतांत्रिक शासन प्रणाली कहेंगे? नहीं कहेंगे। वहाँ कहेंगे जहाँ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हो, जहाँ पर सभी को वोट देने का अधिकार हो, चाहे धनी हो गरीब हो, किसी वर्ण का हो, किसी धर्म का हो, किसी लिंग का हो, सबको वोट देने का अधिकार है ना? तो ये हमारा क्या हो गया? तीसरी विशेषता होगा लोकतंत्र की। अगर ये होगा तब तो लोकतंत्र होगा, नहीं तो वहां नहीं हो सकता है। अगला है रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, हर एक जगह नियमों का शासन होना चाहिए। शासन जो नियम पूर्वक चलना चाहिए और सही ढंग से चलना चाहिए। अब ये नहीं, जैसा आपने देखा अभी जिम्बाब्वे की बात हमने कही, आपको घाना की बात हमने कही, वहां पर शासन तो है लेकिन नियम के अनुसार शासन नहीं चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार शासन नहीं चल रहा है। इसलिए वह लोकतांत्रिक शासन प्रणाली अगर है भी तो वह हम नहीं कह सकते। क्या होना चाहिए कि जहां रूल ऑफ लॉ भी हो और रिस्पेक्ट ऑफ राइट्स भी हो, लोगों के अधिकारों की रक्षा भी होनी चाहिए। और ये सब भारत में होता है। हमें आप जानते हो 6 अधिकार मिले हुए हैं, हम सब इसको करते हैं। अब इस तरह से हम कह सकते हैं कि भाई डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल एंड ऑल द डिसीजन टेकन बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल, नॉट बाय रूलर्स, नॉट बाय मिलिट्री गवर्नमेंट्स। इज इट क्लियर? अब हम आए कि वाई डेमोक्रेसी, हम लोकतंत्र क्यों चाहते हैं भाई? तो आपने पढ़ा होगा अबाउट द मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ डेमोक्रेसी, अबाउट द आर्गुमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी, अबाउट द आर्गुमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब इसमें आप देखोगे क्या होगा भाई? मतलब कि लोकतंत्र का गुण क्या, हम क्यों चाहते हैं? वो अच्छा तो चाहेंगे, क्या बुरे लोगों को हम चाहेंगे? कभी नहीं चाहेंगे। तो क्या है भाई गुण लोकतंत्र का? तो पहला तो एकदम सीधा है कि लोगों का शासन प्रणाली है। नहीं लिख सकते ना, लोग ही इसमें सारे कार्य करते हैं। दूसरा है मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स, ये एक अस्थायी शासन है, क्योंकि जनता द्वारा चुनी गई है तो अस्थायी है। दूसरा है इट इज अ लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट्स, एक वैध शासन है, कानून के अनुसार इसको चुना गया है, इसलिए इसको वैध शासन में कहेंगे। किसको? लोकतंत्र को। अगला है मेथड टू डील विद डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट। एक लोकतंत्र शासन प्रणाली ऐसी शासन प्रणाली है जहां पर विभिन्नताओं को, डिफरेंसेस को, कॉन्फ्लिक्ट को, झगड़े को आसानी से सुलझाया जा सकता है। अन्य तरह के शासन प्रणाली में ऐसा संभव नहीं है। इसलिए हमें कौन सा शासन प्रणाली अच्छी है? लोकतांत्रिक शासन प्रणाली अच्छी है। इनहेंस द डिग्निटी ऑफ द सिटीजन,
इनहेंस द डिग्निटी ऑफ द सिटीजन, क्या करता है? नागरिकों की गरिमा को बढ़ावा देता है, नागरिकों की प्रतिष्ठा को बढ़ावा देता है। जैसे आप देखोगे चुनाव हो रहे हैं, हम जाते हैं वोट देने के लिए और वहाँ पर कांता भी खड़ी है, और कौन है वहाँ पर? उसका मालिक भी खड़ा है। तो कांता भी है, मालिक भी खड़े, कांता आगे है, मालिक से करे कि साहब आप पर लेते हैं वोट, नहीं नहीं, यहाँ पर सब बराबर हैं, चाहे धनी हो या गरीब हो, सबकी प्रतिष्ठा है। तो क्या है? उसकी गरिमा बढ़ी ना, उसकी इज्जत बढ़ी ना। तो लोकतंत्र में ही, लोकतंत्र क्या है? डिग्निटी ऑफ द सिटीजन, इनहेंस द डिग्निटी ऑफ द सिटीजन। अगला हम कह सकते हैं allow us to correct its own mistake, allow us to correct its own mistake, इसमें गलतियों को सुधार करने में सहायता मिलती है। मान लीजिए आपने 5 साल तक शासन किया और शासन करने के बाद अब घटना ही है, निश्चित है, और भाई शासन नहीं करेंगे हम तो सरकार, जनता आपको चुनेगी नहीं। इसलिए आपको अपनी कमियों को समझने का, बुझने का अवसर भी मिल जाता है। तो ये लोकतंत्र में ही संभव है और इसलिए लोकतांत्रिक सरकार एक अच्छी सरकार है। अगला मैं कर सकता हूँ कि इंजॉय मेनी राइट्स, वहाँ पर जनता जो है अनेक अधिकारों को इंजॉय करती है, खुले विचारों को करती है, स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार है, शोषण विरुद्ध अधिकार है, कौन से कौन अधिकार नहीं मिले हुए हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार एक अच्छी सरकार है। लेकिन फिर आ गया कि आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में बुराई क्या भाई? लोकतंत्र में बुराई का अच्छाई तो ये है, और हर एक चीज भाई अच्छाई है तो थोड़ा बहुत बुराई है ये है। तब हम देखें लेकिन लोकतंत्र का अवगुण क्या है? आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी, दिस लीड्स इन स्टेबिलिटी। सरकार क्या होती है? हर एक 5 वर्ष में बदलनी जाती है। तो ये 5 वर्ष में बदली जाएगी तो भाई क्या होता है? हम कह सकते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज द इररेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट्स, ये अनुत्तरदायी शासन। लोग सोचते क्या है? अरे 5 साल तक शासन करेंगे, पूरा लूटेंगे, धन बना लेंगे, जनता मुझे चुने या नहीं चुने। परिणाम क्या होता है कि अनुत्तरदायी शासन प्रणाली हो जाती है। दूसरा हम क्या कह सकते हैं इसमें? अगला चले, नो स्कोप ऑफ मोरालिटी, लोग चाहते हैं कि जैसे भी हो हम चुनाव जीत जाएं, नहीं, पॉलिटिकल कंपटीशन हो जाता है। परिणाम क्या होता है कि सारी नैतिकता, सारी मोरालिटी धरी की धरी रह जाती है, नहीं, वहां पर सब कुछ भूल जाते हैं। क्या करने के लिए? चुनाव जीतने के लिए। तो क्या हम इसको लोकतंत्र कहेंगे? कतई नहीं कह सकते। अगला क्या है? ये तो बहुमत का शासन प्रणाली है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज द गवर्नमेंट ऑफ मेजोरिटी, जहां बहुमत का शासन है। मैंने बहुमत जो बोल दिया अगर गलत है तब उसको मानना पड़ेगा, गलत नहीं है तब भी मानना पड़ेगा। और इसीलिए हम इसको कह सकते हैं दूसरी भाषा में कि लोकतंत्र मूर्खों का भी शासन है। डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ फूल्स। अब मान लो सब फूले हैं, सब मूर्खी हैं, लेकिन बहुमत वो है भाई, चुनकर जो आएगा वही तो क्या करेगा? शासन करेगा। और दूसरे शब्दों में कहा जाए कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो जिसके पास बहुमत रहेगा वो शासन चलाएगा, जिसके पास बहुमत नहीं रहेगा वो शासन नहीं चलाएगा। भले वो कितना भी विद्वान क्यों ना हो, क्यों ना अच्छा शासन चला सके, लेकिन यहाँ बहुमत की बात हो गई। दूसरा आप देखोगे, अपने से सोचो, इसमें क्या होता है? मिसयूज ऑफ टाइम एंड वेल्थ, इसमें समय और धन के बहुत मिसयूज होते हैं। आप देखे होंगे जब चुनाव होते हैं किस तरह पैसे पानी की तरह बहाए जाते हैं, नहीं, हर एक पार्टियां चाहती कि हम जीत जाएं, हम जीत जाएं। सरकारी खजाना भी खाली हो जाता है। अगर उस पैसे से हम क्या करें? यदि उस पैसे से हम उद्योग धंधों को खोल दें तो बहुत विकास हो सकता है। लेकिन और दूसरा क्या, इसमें पूरे सरकारी जो अधिकारी होते हैं चुनाव में लगे रहते हैं, ड्यूटीज में करीब 2-3 महीने लगे रहते हैं जब तक चुनाव नहीं हो जाता है। एक तो है समय का व्यय होता है और धन का भी व्यय होता है। तो इस तरह हम कहें तो इसमें क्या है? लोकतंत्र में अच्छाई भी है और बुराई है। लास्ट में मैं यही कह सकता हूँ, कुल मिलाकर देखा जाए तो
लोकतांत्रिक शासन प्रणाली ही एक अच्छी शासन प्रणाली है। इसमें ही जनता को सारे अधिकार मिले होते हैं, इसमें ही जनता अपने भावों को व्यक्त कर सकती है, इसमें ही जनता अपने शासन प्रणाली को चुन सकती है। तो हमको उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे और आप और अच्छा से पढ़कर जब चाहें हमसे पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।